किसान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है सर्दियों में सेब के पौधों में लगने वाले रोग व उनका प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में उपस्थित हैं वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन से पादप रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर HR गौतम जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम इस विषय पर बातचीत करें, पादप रोग जो है ख़ासतौर पर आज के सर्दियों के मौसम में जो सेब के पौधों में रोग लगते हैं, हम जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप इस पद पर कब से कार्यरत हैं? मैंने इसमें विश्वविद्यालय में 1992 में ज्वाइन किया था जी। हाँ, और विभागाध्यक्ष के पद पे मैं 2018 से। आपकी अपनी व्यक्तिगत तौर पर जो उपलब्धियां रही हैं प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न रहता है कि हम किसानों के लिए काम करते हैं और हमें जब हम किसानों के बीच में काम करते हैं, मैं उससे ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मैं खुद भी कृषि से जुड़ा हुआ जी बिल्कुल अपने बचपन में और बाद में भी अभी भी रहते हैं जी। तो हमें जो किसान जो चीज़ें अपनी खेती में फील करता है, क्या उसको समस्याएं आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने और अपनी पूरे जो इसमें कार्यकाल रहा है जब से मैं काम करता हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे केंद्रित करता हूँ कि उन समस्याओं के ऊपर काम किया जाए। और मैंने अपने पूरे इसमें जो आपका टेन्योर रहा तो उसमें मैंने इस तरह की तकनीकों को विकसित किया है जो हिमाचल के किसानों के लिए तो केंद्रित थी ही, लेकिन उनकी जो उनकी एप्लीकेबिलिटी है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। तो इसी वजह से आपको हिमाचल गौरव का भी पुरस्कार मिला है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको सम्मानित इसके लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा सम्मान था जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय स्तर पे एक अर्थ केयर अवार्ड है जी। तो वो 2010 में, क्योंकि मेरा जो अधिकतर काम जो किसानों के लिए रहा है उसमें ये रहा है कि हम पर्यावरण अनुकूल जो तरीके हैं खेती में उनका वो बढ़ावा दें। तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे एक जो हमारे कृषि में जो सबसे नंबर 1 वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी बिल्कुल, तो उनकी अध्यक्षता में ये अवार्ड जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो वो मेरे को 2010 में सम्मानित किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए, और बड़े गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए भी। आपने अपने अनुभवों को लिखा भी होगा, आपके लेख भी छपते होंगे और कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। मैंने अभी तक, क्योंकि एक वैज्ञानिक जो है लेख उसका एक माध्यम है जी बिल्कुल, और बाकी दूसरा माध्यम आजकल इलेक्ट्रॉनिक और ये दूसरा मीडियम है, पर जो एक सशक्त माध्यम लेख है तो मैंने 500 से अधिक ऐसी पब्लिकेशंस है और किसानों के लिए कोई 30 एक जो बुक्स और बुकलेट्स और विद्यार्थियों के लिए कोई 20 एक किताबें जो हैं वो लिखी हैं, और एक किताब हमने 2021 में भी लिखी है जी। बहुत ही खुशी की बात है। और अब अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर पहाड़ी राज्य है, तो सेब की जो है कौन कौन सी वैरायटी चलन में है और किस समय पर ख़ास तौर पर सेब के पौधे उगाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये बिल्कुल सर्दियों से जुड़ा हुआ है जी बिल्कुल। पहले तो हम ये जो डेलिशियस ग्रुप को जो क्योंकि उसको लोग पसंद भी करते हैं कलर की वजह से, टेस्ट की वजह से, लेकिन अभी हाल ही के कुछ वर्षों में जो दूसरी वैरायटीज़ हैं जैसे गाला और दूसरी कई किस्म की वैरायटीज़ हैं, उनका जो है वो किसान उनको लगा रहे हैं। और लगाने का जहाँ तक प्रश्न है तो सर्दियों के जो ये सेब के पौधे हैं हम सर्दियों में लगाते हैं, और जो हमारा जो नौणी विश्वविद्यालय है वो जनवरी के पहले हफ्ते में जी। हाँ, तब तक हम मानते हैं कि बारिश वगैरह हो जाती है जी तो पौधे उखाड़ने में लगाने में दोनों को आसानी रहती है, किसानों को भी।
तो वो हम इसमें जनवरी माह में पौधे जो हैं किसान लगाते हैं। और एक बड़ी अच्छी सूचना मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का ये निरंतर ये प्रयास रहता है कि पौधे जो हैं लोगों को, हर एक आदमी को मिलें और जितने उपलब्ध हैं बराबर मिल जाए सबको। बिल्कुल। हाँ, और उसके लिए विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया, पहले किसानों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि एप्लीकेशन लिखना है या बहुत बढ़िया आपने बात कही। हाँ, तो वो ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के पोर्टल पे जाके, वो yspuniversity.ac.in पे जाके ऑनलाइन जो उनकी डिमांड है वैरायटी वाइज जो है, चाहे वो इसकी है, चाहे वो गुठलीदार फलों की है, चाहे कीवी और दूसरे पौधों की है जी, तो अनार के पौधे जैसे हैं, तो जो अभी सर्दियों में लगेंगे उसकी वो ऑनलाइन अपनी डिमांड जो है विश्वविद्यालय को दे सकते हैं और विश्वविद्यालय उनको फिर डेट वाइज सूचित करेगा कि आपने उस दिन आके अपने पौधे ले जाने हैं। तो उससे एक तो भीड़ भड़क्का खत्म हो जाता है और हर एक आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इस समय में है खासतौर पर सर्दियों में जो आपने बताया कि सेब के पौधे लगाने की होड़ सी रहती है बागवान भाई बहनों में, तो सभी लोग चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा पौधे मिल जाए। तो अगर आपने ये ऑनलाइन प्रक्रिया रखी है तो इससे सभी के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम खासतौर पर भौगोलिक स्थिति की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में कौन कौन से हैं जो रोग आमतौर पर देखे जा सकते हैं और उसका कैसे निदान हम कर सकते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है और आजकल किसानों को करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। सर्दियों में जो सेब के पौधों में विशेषकर कैंकर रोग आते हैं जी, कैंकर रोग आते हैं। अब हमें एक किसानों को ये समझना है कि ये बीमारी आती क्यों है और दूसरी बात ये है कि इसके लक्षण क्या है और कौन से कैंकर रोग प्रमुख होते हैं। बिल्कुल। वास्तव में एक्चुअली जब हम सर्दियों में अभी हमारा सेब का सीज़न ख़त्म हुआ है और हमने सेब का तुड़ान किया है, तो जब हम सेब को तोड़ते हैं तो क्योंकि हमारे पहले जो दूसरे पौधे होते थे बड़े पौधे हैं, तो हमें उसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ को तोड़ना है, तो उससे जाने में और अनजाने में पौधे को जो इंजरी है तो वो होती है, उसकी संभावना रहती है। हाँ, संभावना रहती है कि हम पौधे के ऊपर चढ़ेंगे, टहनियों के ऊपर पाँव रखेंगे, फिर जहाँ से सेब टूटेगा तो वहाँ से भी एक इंजरी है। बिल्कुल। मतलब हम पौधे फल को तोड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो सेब में ये नाशी कीटों का प्रकोप होता है वो भी इंजरी करते हैं, क्योंकि अगर वो पत्तों को खा रहे हैं, टहनियों को खा रहे हैं, स्टेम को खा रहे हैं, तने को खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी जो उस पर चोट विभिन्न कारणों से पहुंचती है। और सबसे बड़ा ये होता है कि जो ये सेब है इसमें प्रूनिंग जो है वो अति आवश्यक है। और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हम उसमें कैंची से कट लगाते हैं, जो अनवांटेड जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हैं, टहनियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें जख्म बनाते हैं विभिन्न भागों के ऊपर। और उन जख्मों के, उन इंजरीज के द्वारा जो है जो फफूंद होती है, जो जिनसे ये कैंकर रोग होते हैं, वो फफूंद जो है उन जख्मों से पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है। और सेब में कई तरह के रोग आते हैं, लेकिन कैंकर रोग में जो सबसे बड़ा ये है कि कैंकर जो है परमानेंट पौधे के ऊपर लगा रहता है। तो कोई बीमारी जब परमानेंटली पौधे के ऊपर, जैसे हमारे आदमी के ऊपर अगर चमड़ी के ऊपर कोई बीमारी लगेगी तो अगर उसको हटाएंगे नहीं तो जो उसके कारण होता है बैक्टीरिया या वो परमानेंटली फिर स्किन के ऊपर आ जाएगा। वैसे पौधों में है तो उसके ऊपर वो घर कर जाता है। तो पहला कारण तो ये होता है कि हमें उसको रोकना है कि वैसी स्थिति पैदा ना हो। अब जो इसमें सेब में मुख्य कैंकर आते हैं, तो वैसे तो कैंकर कोई 12-13 तरह के हैं जो सेब में हिमाचल प्रदेश में और दूसरे विकसित राष्ट्र हैं और ये हमारे दूसरे। तो इसकी पहचान आमतौर पर एक बागवान भाई कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। जैसे जो प्रमुख रूप से जो हिमाचल में कैंकर आता है वो आता है स्मोकी ब्लाइट कैंकर। तो इसके लक्षण जो है पत्तों के ऊपर भी आते हैं, फल के ऊपर भी आते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी और टहनियों के ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक जो लक्षण है वो टहनियों के ऊपर होते हैं, क्योंकि टहनियों पे जब कैंकर आएगा तो
जो टहनियों की छाल है उसके ऊपर धंसे हुए धब्बे बनेंगे, और जो जब उसकी छाल, उससे वो छाल निकल जाती है और फिर वो अंदर तक वो जो मरा हुआ टहनी को उसके टिश्यूज को मार देगा और उसके बाद टहनी सूख जाएगी, टूट जाएगी। अगर हम कैंकर का निदान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो 2-3 साल के अंदर वो पौधा ही सूख जाएगा। हाँ, तो इस तरह से एक स्मोकी ब्लाइट कैंकर हो गया जो एक बॉटरी स्फेरिया फफूंद के नाम से वो होता है। दूसरा जो है एक स्टेम ब्राउन कैंकर है, तो उसके लक्षण भी हमें फल के ऊपर भी होते हैं और उसके ऊपर भी टहनी के ऊपर भी होते हैं। लेकिन सभी कैंकर्स के जो लक्षण है वो टहनियों के ऊपर ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे कि टहनी के और कई, जैसे जो स्मोकी ब्लाइट कैंकर है कई बार 1-1 मीटर लंबा हो जाता है टहनी के ऊपर, तो 1 मीटर जो टहनी का भाग है उसमें वो जो छाल है उसको सुखा देगा, उसके फट जाएगी। तो और उसमें और फिर ये स्टेम ब्राउन कैंकर हो गया। और एक हाल ही के वर्षों में वैसे तो एक सिल्वरी कैंकर होता है, एक पिंक कैंकर होता है, पर वो उतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आजकल हाल ही के वर्षों में एक पेरेनियल कैंकर और एक एंथ्राक्नोज कैंकर के नाम से ये 2 कैंकर भी वो है। लेकिन किसान भाई को एक चीज़ देखनी है कि जब हम बगीचे में, क्योंकि अब एक किसी बहुत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने कहा है कि हर एक पौधा कुछ ना कुछ बोलता है। बिल्कुल सही। तो अगर वो बोलता है तो उसका तभी चलेगा पता जब हम उसके नज़दीक जाएंगे। तो ये हर एक खेती में हर एक फसल के लिए ये बात लागू होती है। तो अगर हर एक पौधा बोलता है तो हमें हर एक पौधे के साथ पास गुजरना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम उसके पास गुजरेंगे तो वो कुछ बोलेगा, हमने उसकी पत्तों को देखना है, छाल को देखना है और उसकी ओवरऑल उसको देखना है कि उसमें कुछ वो ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल सही। तो इसमें हमें ये फोकस करना है कि जो पौधे की जो छाल है, टहनी कोई सूख तो नहीं रही है, फिर छाल के ऊपर स्वाभाविक छाल जो नॉर्मल रूप से होती है वो है कि उसके ऊपर कोई धब्बा तो नहीं है, कोई धंसा हुआ धब्बा या कहीं से छाल सूख रही है। तो जैसे तो ये सारी लक्षण जो है आप देख के बता सकते हैं अगर उसके पास से गुजरे। और बागवानों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक पौधे की अपनी देख रेख ज़रूर करें। तो उसके बाद अगर वो कैंकर की पहचान हो जाती है तो कौन कौन से छिड़काव और किस तरह से उसका उपचार किया जा सकता है? हाँ, उसको एक तो ये करना है कि जब हम ये इंजरीज की बात तो एक होगी, हमें फिर जब हमारे पास जो हमने प्रूनिंग करके जो टहनियों और वो जो बाकी भाग पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं, एक तो हमें उनको इकट्ठा करके कहीं दबा दें। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि जला दें, पर लेकिन जैसे पंजाब वगैरह में पराली और दूसरी प्रदूषण का जो है प्रदूषण को नष्ट करने से हमें बचाना है। तो उसके लिए हमें उसको कोई गड्ढा बना के गड्ढे में दबा दें। और एक जैसे सेब में एक जो हमारा स्प्रेस ड्यूल है उसमें बहुत अच्छी बात है कि उसमें पत्तों के वो दूसरी बीमारियां भी आती हैं। तो जब वो जो पत्ते वगैरह नीचे गिरे होते हैं तो हम उसमें 5% की यूरिया की एक स्प्रे का अनुमोदन भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पत्ते वगैरह जल्दी से सड़ जाते हैं और सड़ने से जो उनके ऊपर कोई फफूंद वगैरह होती है वो नष्ट हो जाती है। कितनी बार जो है सेब के पौधों में खास तौर पर इस समय स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? अभी तो हमें सिर्फ जो ये तुड़ाई के बाद एक उसकी आती है ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका 300 ग्राम 100 लीटर पानी में वो करके छिड़काव करना है। किसान बागवान जो भी भाई बहन है हमारे, वो सभी चाहते हैं कि उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो और उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो। उसके लिए स्प्रे का भी शेड्यूल होता है या फिर किस तरह से जो है उत्पादकता सेब में खास तौर पर बढ़ाई जा सकती है? ये एक बहुत पिछले काफ़ी वर्षों से एक जो विश्वविद्यालय है, जो भी हमारे पास शोध होता है और नई तकनीक उसमें आती है और वो जो नई नई हम बीमारियों को रोकने के लिए जो हमारी सिफारिशें होती हैं उसको हम
स्प्रेस ड्यूल के रूप में। जी। स्प्रेस ड्यूल एक हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होता है जी। उसको हर साल हम विभाग के साथ बैठ के जी। उसको एक हाई लेवल कमेटी में उसको वो तैयार करते हैं और उसके बाद जो है वो स्प्रेस ड्यूल जो है वो जारी हो जाता है। जैसे इस बार एक अच्छी बात ये है कि हमने विश्वविद्यालय जो हमारा विभाग है वो निरंतर जो है वो जो फंजीसाइड्स हैं जी। या दूसरे जो बीमारियों को रोकने के लिए जो हमारे ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनके परीक्षण लगातार विभाग करता है जी। और उन परीक्षण में जो चीज़ें अच्छी पाई जाती हैं और वो परीक्षण हम प्रदेश के विभिन्न भागों में कम से कम 3 जगहों पे करते हैं और उसमें 1 से 2 साल में जब उनका हमें पता लग जाता है कि ये जो केमिकल इसके अगेंस्ट पूरी तरह से प्रभावी हैं उनको फिर अनुमोदन किया जाता है। जैसे मैं किसानों के लिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अब 2022 में जो नया साल आ रहा है तो उसमें हमारे विश्वविद्यालय ने जो पादप रोग विज्ञान विभाग है तो उसमें हमने ये 3 जो नए फंजीसाइड्स हैं वो अगले साल स्प्रेस ड्यूल के लिए हमने अनुमोदित किए हैं जो हाल ही में एक मीटिंग हुई है। तो 2022 के लिए किसानों को ये 3 केमिकल जो है नए उसके लिए उसको मिल जाएंगे जिसमें एक लूना एक्सपीरियंस है, एक गवर्नर ये इनके ट्रेड नेम है और एक डोडीन है। तो डोडीन पहले से है लेकिन नई फार्मूलेशन है। तो ये बाजार में उपलब्ध रहेंगे? हाँ, बाजार में उपलब्ध रहेंगे। और जैसे जो हिमाचल सरकार की नीति है तो हिमाचल सरकार जो है जो उद्यान विभाग है उसमें अनुदान भी देता है लेकिन अनुदान उनको उन्हीं पे मिलेगा जो अनुमोदित हैं जी, उनको वही लेनी पड़ेंगी और अनुमोदित उनके फायदे के लिए भी वही है जी, क्योंकि वो फायदेमंद भी है। आजकल डॉक्टर साहब चलन है कि हाई डेंसिटी पौधे का चलन है और ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड प्लांट्स बहुत चल रहे हैं, बाहर के देशों से आयात किए जा रहे हैं। कितना सही है आयातित पौधों को लगाना? क्या कुछ खतरा भी इससे हो सकता है? जहाँ तक आयातित है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। आजकल हम एक ग्लोबल युग में रह रहे हैं जी, बिल्कुल। अगर क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग देशों में शोध हो रहा है और अगर हमें कोई अच्छी वैरायटी अच्छी तकनीक बाहर के देशों में मिलती है तो हमें उसको अपनाने में अगर वो हमारे प्रदेश की जलवायु और उसके लिए अनुकूल है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक आयातित पौधों का है तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि चाहे उसमें कोई सरकार उसको आयात करती है या उसको किसान भी आयात कर सकते हैं। तो सेब के उसमें उनको पौधों को 1 से 2 साल तक क्वारंटाइन में वो रखना पड़ता है। तो उसमें जो नौनी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष प्लांट पैथोलॉजी के हैं उनको भारत सरकार ने एक इंस्पेक्शन अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश के लिए नियुक्त किया हुआ है कि वो ये निगरानी रखेंगे कि कौन पौधा जो है बाहर से ये इंपोर्ट करना चाहता है उनको जो शुरू की जो अनुमति है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बिहाफ पे वो अनुमति जो है वो विभागाध्यक्ष को उन्होंने एज ए इंस्पेक्शन अथॉरिटी उसमें दिया हुआ है। तो हमारा ये रहता है कि क्योंकि जब हम बाहर से कोई चीज़ आयात करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है, अब जैसे कोरोना सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बाहर से कोई ऐसी बीमारी जो हमारे देश के अंदर नहीं है सेब के अंदर वो ना आ जाए तो उसको हमें इसमें क्वारंटाइन के माध्यम से वो नियंत्रित करना है। तो उसमें हमारा एज ए इंस्पेक्शन अथॉरिटी भारत सरकार के जो नियम है उसके ये आग्रह लोगों से रहता है कि वो जो नियम है उसमें एक हम उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम SOPs कहते हैं उसमें वो बने हुए हैं। तो वो जो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। आयात जो कर रहा है उसको वो नियम जो है वो फॉलो करने हैं। तो ये सबसे बड़ी उसमें रिक्वायरमेंट है। कोविड के समय में एक तो आपने बताया कि इस तरह के SOPs को फॉलो करना है, इसके अलावा बागवान भाई बहनों को कुछ खास ख्याल रखना हो, क्या कुछ खास बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास तौर पर इस तरह के कार्य करते हो या फिर कोई हम स्प्रे करते हैं, किसी भी तरह की अगर हम बागवानी का कार्य कर रहे हैं, कौन सी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? आजकल हमारे एक जैसे जो सोशल मीडिया है तो बहुत अच्छा है
इस सेंस में कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तेज गति से लोगों में पहुंचती है। लेकिन उसके हम कई बार जो है विशेषकर इसमें कृषि तकनीकों में उसका देखते हैं, दूसरी उसमें भी है न्यूज़ में, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं फेक न्यूज़ है, तो इसी तरह की जो संभावना है वो कृषि में भी रहती है। बिल्कुल सही। कुछ लोग जो कोई जानकारियाँ अब विश्वविद्यालय और जो भी हम जानकारी किसानों को देते हैं उसमें कम से कम 3 से 5 वर्ष तक उसमें शोध होता है। उसके बाद वो एक जो बागवानी के प्रसार अधिकारी उसके में एक बड़े फोरम में वो तकनीकों को डिस्कस करके और तब उनको किसानों को अनुमोदित किया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, चाहे उसमें कुछ लोग जो है ऐसी जानकारियाँ जो उनके कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तो उनको या उस जगह पे उनके लिए सही हो लेकिन हर जगह के लिए सही ना हो, हर जगह सही नहीं हो, और उनको वो पूरा उनका व्याख्यान करते हैं कि हर एक आदमी को उसको अपनाना चाहिए। तो मेरा किसान भाइयों से ये आग्रह रहेगा, जैसे पिछले वर्षों में मैं अधिकतर देखता हूँ कि अधिकतर टेलीफोन हमें विश्वविद्यालय में इस बात के आते हैं कि जैसे स्प्रेस ड्यूल की हमने बात की कि सर इस स्प्रेस ड्यूल में इस फंजीसाइड की जगह कोई अपना फंजीसाइड बता देंगे कि सर हम उसको छिड़काव कर ले। तो मेरा किसानों से ये आग्रह रहेगा कि जो स्प्रेस ड्यूल है वो एक समय और परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों ने इसको स्प्रेस ड्यूल को अच्छी तरह फॉलो करते हैं उनके वहाँ जो पर्टिकुलरली ये जो सेब के स्कैब रोग है और ये असामयिक पतझड़ का एक रोग होता है प्रीमेच्योर लीफ फॉल का, तो ये पत्तों के ऊपर आने वाली बीमारियां हैं जो जब सेब का सीजन होता है और फलों पे भी आती हैं। तो ये रोग अगर स्प्रेस ड्यूल को अच्छी तरह फॉलो करेंगे और दूसरी एक मैं ये देखता हूँ कि किसान क्या करते हैं कि 2-3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं। फंजीसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड मिला देंगे और उसके साथ जो पोषक तत्व हैं उनको भी मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है और कई बार पत्ते और जो तना वगैरह और टहनियाँ जल जाती हैं। तो जो वैरायटी अनुमोदित हैं उसी तरह से उसका छिड़काव जरूरी करना है। जो केमिकल जिस तरह से अनुमोदित है अगर उसको अलग, हम कहते हैं कि उनको अलग अलग छिड़काव करें तो उनको मिक्स ना करें। ओके। तो विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए भी कुछ संस्थान के तौर पर कुछ कार्य किए जा रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल। एक तो हमने पीछे अभी हमने सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो हमने लोगों तक जानकारी, अधिकृत जानकारी पहुंचे, इसके लिए बागवानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी बनाया था। और एक हमने, क्योंकि विश्वविद्यालय की जानकारी जो बागवान के प्रसार अधिकारी उनके माध्यम से जाती है, तो हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक प्रसार अधिकारियों का और एक किसानों का। किसानों के लिए हमने हर महीने एक एडवाइजरी जारी की जो कि स्प्रेस ड्यूल के ऊपर आधारित थी कि आपको इस महीने में ये छिड़काव करने हैं। और प्रसार अधिकारियों को उनको एजुकेट करने के लिए उनको भी एक अलग से ग्रुप बनाया था कि आपने फील्ड में जाके जो अधिकृत जानकारी है उसी को किसानों तक पहुंचाना है। डॉक्टर साहब, आजकल के समय में नई तकनीक ऐसी कौन कौन सी है जो उपयोग में लाई जा रही है? दीपक जी, हम जो विश्वविद्यालय का, किसानों का, बागवानों का, सबका एक वो है कि हम 7 से 10 टन के करीब हमारा जो 6 से 10 टन के बीच में हमारी जो प्रोडक्टिविटी एप्पल की रहती है, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हम 30 से 40 टन जो कि विकसित देशों में, चाइना वगैरह में होती है या यूरोपीय देशों में, उस प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है। लेकिन मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन हिमाचल के अंदर हो रही है, विश्वविद्यालय के अंदर भी और बाहर किसानों को भी 35 से 40 टन उत्पादन जो है वो हाई डेंसिटी बगीचों से लोगों ने प्राप्त किया है। और जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हाई डेंसिटी के ऑर्चर्ड्स हैं उसमें भी हमें इतना उत्पादन मिला है। तो लोगों को जो नई तकनीकें हैं और उसमें हम भी प्रयासरत हैं और उनको अपनाना है। और जैसे ये सेंसर्स और ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान साथियों को दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से वो ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।